हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि कुछ समाचारों पर, कुछ घटनाओं पर बातचीत हो सके और कुछ गहराई से मालूमात हासिल हो सके। इस वक्त बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है। आपको याद होगा, मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम था धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, यानी वो हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अप्रैल 2023 में जमानत पर रिहा किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये कहा कि साहब ये इनकी जमानत रद्द होनी चाहिए। क्या कुछ है ये मामला, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा अभी जो खबर आ रही है वो छत्तीसगढ़ से है, जहां चीफ मिनिस्टर के सियासी सलाहकार जो विनोद वर्मा हैं, उनके घर पर ईडी का छापा पड़ा है। वहां कांग्रेस की सरकार है और इस साल के आखिर में जिन 4 राज्यों में चुनाव होना है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और इसके अलावा भी देश में बहुत कुछ हो रहा है। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब जैद के फैजान साहब, जो पेशे से वकील हैं, लेकिन साथ साथ सियासी और समाजी कामों में भी आप काफी वक्त देते हैं और आपने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा है एक जमाने में, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं एक लंबे अरसे तक। वहां भी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें काफी सरगर्म रहे हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट हैं पीपल्स अवेयरनेस फोरम के। जैद के फैजान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का क्या मामला है कि उत्तर प्रदेश सरकार, बल्कि कहा जाए योगी जी की, बाबा की सरकार जो है, उनको जमानत पे देखना नहीं चाहती। क्या खतरा है बीजेपी को और क्यों ऐसा है? क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनके चेहरे पर दाढ़ी है, सिंबोलिज्म बहुत ही अच्छी है। जैसे योगी जी का कपड़ों से सिंबोलिज्म है, तकरीबन ऐसी ही इनके चेहरे से है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, काजी साहब, ऐसा है, वो कहना कि बाजी जईत फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। जी जी जी। तो जैसे आपने फरमाया, आप कलीम सिद्दीकी साहब का आपने बयान किया कि भाई जैसे योगी का अपना एक होलिया है, इनका अपना एक होलिया है। होलिया रिप्रेजेंट करता है। जी जी बिल्कुल। बाबा योगी का होलिया उनको रिप्रेजेंट करता है, कलीम सिद्दीकी साहब का अपने उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब रिलीजियस फिगर है वो। बिल्कुल। और बहरहाल वो रिलीजियस उसमें काम, मजहबी उसमें काम कर रहे थे, वो काम कर रहे हैं। तो वो उनको जो गिरफ्तार किया गया, असल में वो सब तो बेकार की बातें हैं। गिरफ्तारी ही उनकी जो है, अगर आप देखें उसकी चार्जशीट, आप चूंकि वकील हैं, नहीं आप उसको और ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा है कि वकील की हैसियत से तो फाइल सामने हो तो उसको देखा जाए, उस पर बात की जाए। मसला क्या है कि जो आमतौर पर हो रहा है, जो पुलिस जिस तरीके से कर रही है वो सबके सामने है। वो आज नहीं, उससे पहले भी करती रही है। अब सवाल यह है कि ये सब जो काम है वो सरकार की शह पे हो रहे हैं, सरकार इसको करवा रही है इनडायरेक्टली। तो वो पुलिस जो है वो बेलगाम हो गई है। तो इस तरह के उसमें अब उनको जो गिरफ्तार किया गया था कलीम सिद्दीकी साहब को, वो गिरफ्तार किया गया था कि वो लोगों का धर्म परिवर्तन यानी रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे थे। अच्छा, कमाल की बात तो ये, मैंने कहा मतलब इंटरव्यू में, चल आपके यहाँ भी ये बात कही थी कई इंटरव्यूज में। अब देखिए, कलीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो गिरफ्तारी के, मैं समझता हूँ ज्यादा नहीं, एक 15-15 दिन पहले वो बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें के अंदर आरएसएस के सरबराह मौजूद थे और वो लिमिटेड लोगों की थी। कलीम सिद्दीकी साहब उसको अटेंड करने के लिए वहां गए थे, उसमें शामिल हुए थे। यानी आरएसएस के जो, मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ, उसमें शामिल भी हुए थे। वो खास इसीलिए यहाँ से दिल्ली से वहां बंबई पहुंचे, उसमें इवन उनको बोलने भी नहीं दिया गया। मतलब बोलने के लिए उनके लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था। बाद में प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि साहब आप नहीं बोले, मैं सुनने के लिए आया था। तो ये रहा मेरा कहने का मतलब। एक ज़िमन में एक बात आ गई कि ये सब कुछ रहा। अभी ये उस ज़िमन में बात आई कि लोग अक्सर कहते हैं कि भाई जरा बना के रखिए, जरा मिला के रखिए, हालात ठीक नहीं है और सरकार ठीक नहीं है, जरा बच के चलिए। इससे ज्यादा बनाने की बात, वो एक टॉपिक अलग हो जाएगा मौजू। लेकिन ये ज़िमन में बात आ गई कि इसके बावजूद इतना बना करके एक रिलीजियस फिगर
वो बाकायदा आपके उस प्रोग्राम में जिसमें आरएसएस सरबराह हो, वो बतौर खास उसको अटेंड करने के लिए बंबई पहुंचता है, जिसमें उसको बोलना भी नहीं है। वो सामीन की हैसियत से, इससे बड़ा ताउन और कोऑपरेशन क्या हो सकता है? मैं तो इस ताउन और कोऑपरेशन के खिलाफ हूँ जाती तौर पर। मुझसे पूछते हैं, अरे साहब, अगर आप मुसलमान से पूछेंगे, नहीं सुनिए, मैं तो इसके लिए मुझे तो ये शेर याद आ रहा है कि अंजाम वफा भी देख लिया, अब किस लिए सरखम होता है, नाजुक मिजाज हुस्न बहुत सजनों से भी बरहम होता है। तो ये सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल में तो, लेकिन वो मौलाना जब वहां से आया, मौलाना को गिरफ्तार किया गया, वो एक तारीख पहलू है, अफसोसनाक पहलू है, काबिल मजम्मत एक्ट है सरकार का। देखिए, सरकार को तो ये सारा काम सरकार की वजह से हो रहा है। सरकार जब ठीक हो जाती है, सरकार नहीं चाहती तो कुछ नहीं होता। अब सरकार क्यों जा रही है? सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की विंग है, तो उनको जो है सरकार में बने रहने के लिए इस तरह की खुराफात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह के एक्ट जो है जरूरी हैं, तो कुछ ना कुछ उनको करना है, तो वो करते जा रहे हैं, मुस्तकिल करते जा रहे हैं। आजकल तो बहुत तेजी उसमें आ गई है और तेजी और आती जाएगी। तो कलीम सिद्दीकी साहब को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त यूपी के इलेक्शन सामने थे, उस वक्त हुए नहीं थे इलेक्शन, तो अब उनको उसका फायदा उठाना था। तो कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया बिला वजह, कोई माने मतलब नहीं। कलीम सिद्दीकी साहब को वहां से गिरफ्तार किया गया, दिल्ली से बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया कि पूरा अदारा कायम किए हुए हैं, पूरा रिलीजियस कन्वर्जन कर रहे हैं। ये सब बेकार की खुराफात है। काजमी साहब अजीब अजीब बातें करते हैं। आज भी जब कल सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, आज उसकी रिपोर्टिंग अखबार में मौजूद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा, नहीं बहुत अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई धन परिवर्तन की बात आप करते हैं, धन परिवर्तन तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। उसने कहा आप ये चार्ज कैसे, तो वो उन्होंने फिर जबरदस्ती किया, ये किया, तो उन्होंने कहा भाई कोई कॉन्क्रीट सबूत तो आपने दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है उसने उनसे इत्तेफाक नहीं किया और बहुत खुले अल्फाज में कहा कि आपकी ये बातें जो है सतही हैं, ये कॉमन बातें हैं, कॉमन जुमले हैं जिसको आप पेश कर रहे हैं। आप कंक्रीट अगर आपके पास कुछ है तो 1 2 3 करके आप बाकायदा ज़ाब्ते के तहत बना के लाइए कि ये किया ये किया। खाली धन परिवर्तन करवा रहे थे, ये करवा रहे थे। और कमाल तो ये है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है उसने खड़े होकर के ये बात कही कि ये जो धन परिवर्तन करा रहे थे बाहर से पैसा ला करके, तो ये यहाँ का जो एक तरह से वो है कंपैरिजन है, जो आबादी का कंपोजिशन को चेंज करना चाहते थे। और कंपोजिशन चेंज करके, और तो मैं अभी तक सुनता था कि 2047 तक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और आबादी इनकी ज्यादा हो जाएगी। ये तो इन्होंने 2029 की बात कर दी। और इनका चीफ मिनिस्टर 80-20 की बात करता है, 80-20 की बात करता है। इस 80-20 में से ये 20 वाले मुझे 80 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे? मुझे अजीब नहीं, मुझे हंसी इस बात पे आई कि अभी तक तो कह रहे थे कि इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी तादाद वो मजहबी तादाद 4-4 शादियां करके बढ़ा रहे हैं। तो ये तो 2047 तक जो है ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे। लेकिन मैंने आज देखा कि उसमें कहा गया 2029 तक ही आ जाएंगे। पता नहीं क्या कहा। ये सब बातें बेसर पैर की। नहीं सुनिए, मैं 2029 की बात कह रहा हूँ। पॉलिटिकल लोग इलेक्शन के 5 साल के हिसाब से 5 से पहाड़ा चलाते हैं। 2024 के बाद 2029 में इलेक्शन होगा। ये बताने के लिए कि अगर ये ऐसे ही होता रहा और मोदी को आपने नहीं चुना, तो 2029 तक जो है वो मुसलमान मेजोरिटी में आ जाएंगे। अजीब एक तमाशा है, मतलब पागलपन की हद है कि फैक्ट्स के बगैर कोई भी बात कहना और उसको अदालतों से मनवाने की कोशिश करना। मैं समझ में बात नहीं आती कि ये कैसे कहते हैं अपने दाएं बाएं आगे पीछे 2 4 10 20 50 किलोमीटर के दायरे में जहां तक उनकी अप्रोच है जा सकते हैं। पता लगाएं कितने लोग 4 शादियां 3 शादियां कर रहे हैं। कह रहे हैं आबादी 4-4 शादी करके 25-25, कोई 25 बोलता है, कोई 50 बोलता है, बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत हुई जब 47 तक वो चेंज कर रहे थे कंपोजिशन, अभी तो इन्होंने 2029 कर दिया कि चेंज कर रहे थे। तो कलीम सिद्दीकी साहब क्योंकि 24 वाला इलेक्शन सामने है ना। ये सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि धन परिवर्तन की आप बात करते हैं, धन परिवर्तन तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है। मुझे बताइए कि इन्होंने कहाँ जबरदस्ती की और इन्होंने कहाँ जो है
कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, लॉस को वायलेट किया, रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट किया, मतलब वो कौन सा काम किया है जिसकी बुनियाद पर कि अच्छा दूसरी बात क्या है, जमानत हाईकोर्ट ने दे दिया जमानत, एक लंबे अरसे के बाद जमानत दिया, मेरे ख्याल में 1.25 साल बिल्कुल बेचारे वो रहे उसके बाद। अब जमानत दे दिया तो जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट के आकर के इस तरह की बेसुरताल की बातें कर रहे हैं कि साहब वो इस तेजी से बाहर से पैसा ला रहे थे और लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, यहाँ का कंपोजिशन चेंज करना चाहते थे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही वो जो इलेक्शन को देख करके बहुत सी चीजें करते हैं, और वो एक बार गिरफ्तार करके यूपी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अब उनकी वो रद्द करा करके जमानत फिर उसे कहीं ना कहीं इलेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो मकसद वही है। अच्छा, मकसद यही है। मुझे लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी जमानत सुरक्षित करने जा रही है, इसलिए कि कोई कॉन्क्रीट इसके खिलाफ कुछ इस तरह की बातें हैं नहीं, इसके अलावा जो सतही बातें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है। लेकिन बहरहाल कानूनी प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है। लेकिन तो अगर बेल रद्द हो जाएगी तो वाह वाह क्या पूछना, वो तो उसको कैश कराएंगे। लेकिन अगर बेल नहीं रिजेक्ट होती है, कैंसिल होती है, जो हाई कोर्ट ने दी है जमानत, तो उसके बावजूद भी ये उसका प्रचार, वही तो मकसद है। मकसद ये है कि वो प्रचार करेंगे और टीवी तो उस पर लग जाएगा कि साहब वो, तो कोशिश इनकी सामने आ जाएगी कि हमने कोशिश की, मतलब मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने के लिए, बैकफुट पर लाने के लिए, उनके खिलाफ कोई माहौल बनाने के लिए, उसके खिलाफ कोई काम करने के लिए ये सब हम जो कर रहे हैं वो आप देखिए, इसलिए हमको वोट दीजिए। मुद्दा वही है कि हमको वोट दीजिए, हम मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी। अच्छा, आपने जो शुरू में कह दी कि भाई उनका होलिया तो वैसे ही रिप्रेजेंट करता है, मौलाना होलिया है, तो हम मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल मुसलमानों को ठीक करने के लिए काम, अरे सब उनकी फोटो छपेगी, हिंदू खुश होगा तो वो वोट देगा। तो ये तो बहरहाल एक अजीब सी चीज है। अच्छा, एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम वाला मामला, अब जो अपोजिशन का नया कोalition जो बना है, जी, वो इंडिया, जिसका एब्रीविएशन है, उसमें जो एक तब्दीलियां आ रही हैं मुल्क की सियासत में, और ऐसा लग रहा है कि शायद 2024 मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच में आज ये खबर आई है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर के सियासी सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर और उनके और प्रॉपर्टीज पर ईडी का जो है वो छापेमारी हो रही है। और बघेल ने मोदी जी को और अमित शाह जी को एक तरह से चुटकी ली है कि आपने मेरे जन्मदिन पर इतना अच्छा बड़ा तोहफा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके सियासी मानी क्या कुछ है? सियासी के असल में काजी साहब क्या है कि इतनी बेहयाई से काम कर रहे हैं और बेगैरती से काम कर रहे हैं कि मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे दिल्ली में मैंने कहा कि भाई इन्होंने पानी छोड़ दिया, जबकि कई इनके पास चैनल थे, वहां जा सकते थे, मगर दिल्ली में इन्होंने, ताकि दिल्ली में बाढ़ आए और केजरीवाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में कमी रही जाती है इसके नज़र उसमें, तो उसको बहाना बना करके और दिल्ली सरकार को बदनाम करें। देखिए, ऐसा है कि ये आमतौर पर जो पुलिस वगैरह भी है, मतलब एक जनरल, मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़ी केसेस में बड़ी उसमें जब पुलिस एक्शन लेती है तो इस बात का उसको भी, यानी पुलिस तो बहुत बदनाम है, इसलिए मैं पुलिस को कह रहा हूँ, तो वो भी जो है कि भाई मैयत का कोई मौका इस तरह का है, खुशी का कोई मौका है, खुशी और गम, तो वहां पर वो कहती है भाई अभी इनको मत पकड़ो, अभी जरा निकल जाने दो, जैसे ही शादी का कार्यक्रम खत्म हो जाए तब इनको पकड़ो, या एक ही तदफीन वगैरह हो जाए तब इनको पकड़ो। लेकिन ये तो बहुत ही मतलब वो इनका घटियापन पे। अच्छा, अब ये राज्य पुलिस को कहने की नहीं, तुम जाकर के लेकर के आओ, कानून तो यही कहता है, तो पुलिस जाके पकड़ के लेके चली आई। तो इन्होंने ईडी को उसी दिन के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे। मैं समझता हूँ कि ईडी जो है वो ईडी ऐसी एजेंसी है कि उसके लिए वो इमरजेंसी नहीं है कि इसी वक्त उठाना है कि कोई बड़ा क्राइम और हो जाएगा, नहीं है, वो भी इंसान है, वो गया बेचारा होगा, उसको अंदर से बड़ा अपने आप को कोस रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, लेकिन कहा गया होगा देखो इसी दिन जाओ ताकि ये डिस्टर्ब हो, और मतलब ये है कि एक मैसेज जाए, मतलब मजा पूरा लेना, कितने हम सख्त हैं। तो ये सूरत हाल है। देखिए, ईडी का, मैं क्या कहूँ, ईडी का डायरेक्टर अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया उसका। जब सुप्रीम कोर्ट, मेरा कभी कभी क्या कहना है, आमतौर पर लोग जो पूछ देते हैं, जिस चीज को इलीगल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कहा, उस इलीगल
अपने आप को हाँ, इलीगल हाँ, कहने के बावजूद भी वो हाँ, नेशनल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में, जब वो इलीगल है हाँ, और गलत तरीके से बैठा हुआ है, हाँ, तो उसको आप एक्सटेंड करके उसको एक्सटेंड नहीं देना चाहिए था। लीगल स्टेटस दे दिया, तो माना आपने उसे लीगल भी स्टेटस दिया और आगे भी बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ा दिया ताकि उसको, ताकि वो अब वो उस बीच में जितना काम चाहे उल्टा सीधा करे। मैं समझता हूँ कि वो देखिए अभी क्या क्या होता है। अभी 15 सितंबर तक उन्होंने उसको एक्सटेंड किया है, तो आगे आगे देखिए होता है क्या। वो तो और भी अपना इस तरह से कुछ काम करेगा, करना चाहेगा ताकि उसके नंबर बढ़ जाए, और वो उसके बाद कोई और पोस्टिंग में, मैं वही कहने जा रहा था, वहां से हटेगा तो कहीं उसको उससे बड़ी पोस्ट दे देंगे, उससे ज्यादा उसको उसके एलिवेट कर देंगे। तो ये जो एजेंसी की बात आपने कही, ये एक खास मौके पर ठीक है, कोई उसमें एजेंसी क्या थी कि उसी वक्त जाना है। वही मैं कह रहा हूँ। मैं वैसे भी देखिए, ईडी के जो कानून, जो क्राइम जो इन्वेस्टिगेट करता है, वो ऑन रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट है या कुछ और चीजें हैं, वो मिट नहीं जाएंगी अगर 2 दिन बाद भी करेंगे। Exactly. तो और ना ही वो इस बीच में छुरी से किसी को कत्ल कर देगा। इमरजेंसी तो वहां होती है कि अगर आपने इस तरह का कोई इमीडिएट एक्शन न लिया, तो वो किसी का कत्ल कर देगा, किसी का कत्ल कर देगा। कोई ऐसी अनहोनी, कोई ऐसा काम हो जाएगा, या आपने उसी वक्त जाकर के बैंक को आपने इन्फॉर्म नहीं किया कि सीज द अकाउंट, तो वो अभी जाकर के करोड़ों रुपए इधर उधर कर देगा। 2-4 मिनट का भी फर्क पड़ेगा, तो वहां जाकर के इमीडिएटली आप बैंक अकाउंट सीज करवा दीजिए। तो इस तरह के एक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या अर्जेंसी है, ये कम से कम मैं तो समझने से आप कहने ना, बात बिल्कुल सही है, तो ये कर सकते हैं। देखिए, एजेंसीज का जितनी बुरी तरह एजेंसियां पहले भी थी, काम करती थी। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि सरकारें इस तरह के अपने मुफाद में काम करती रही हैं, आपसे पहले भी करेंगी, वो नहीं, लेकिन कुछ शर्म है। लेकिन इतना नंगा कोई नहीं हुआ, इतना नंगा नाच कोई नहीं नाचता। अब आप देखिए कि जितनी एजेंसीज हैं, IT, ED, CBI, ये सब तो ही हैं, और जो हमारे उनके दूसरे जो पावर्स थे IPC वगैरह के तहत, वो सब जगह पर उसका सरकार इस्तेमाल करवा रही थी, जगह पर थे। लेकिन आप देखिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी, और आप देखिए कि चाइल्ड राइट्स कमीशन, ये मैं बता रहा हूँ, इसका भी इस्तेमाल इस सरकार ने कर लिया। आप पूछिए कैसे, ऑब्जर्वर भिजवा दिए वहां पर। इलेक्शन कमीशन, ये क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, सरकार ही तो अपॉइंट करती है। समझे आपने, चाइल्ड राइट्स कमीशन क्या है। बंगाल में एक पैरेलल इलेक्शन कमीशन तो अपने ऑब्जर्वर मुकर्रर कर रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भेज करके अपने ऑब्जर्वर मुकर्रर कर दिया, याद आया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बड़ा सख्त नोटिस दिया, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, किसी ने चैलेंज किया था उसमें, तो उसने कहा कि भाई ये ह्यूमन राइट्स कमीशन अपना काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दूसरे कामों में मुदाखलत करना इसका काम नहीं है। बहुत मतलब इससे ज्यादा मतलब एक फटकार सुप्रीम कोर्ट, फटकार बिल्कुल। और सुनिए, वो चाइल्ड राइट्स कमीशन की बात बताऊं आपको आएगा हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जो वहां मुजाहरा हो रहा था और वहां मकाना तोड़ने की बात थी, तो उसमें जाहिर चीज है वो 90% मुस्लिम थे, तो हिंदू मुस्लिम इशू हो जाता है उसको, रेलवे ट्रैक इस तरह के रहा। अब उन्होंने जो मुजाहरा किया, और मुजाहरा करने के बाद जाहिर चीज है वो बच्चे भी कार्ड बोर्ड प्ले कार्ड लेकर के बैठे। जब वो बच्चे प्ले कार्ड लेकर बैठे, तो यहाँ से चाइल्ड कमीशन जो है उसने भेज दिया नोटिस, क्या बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने गार्जियन नोटिस भेज दिया। अभी कमाल है, नहीं वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर लिया, वहां पर उसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये मतलब उसको उस एंगल से नहीं देखेंगे कि बच्चा भी बेघर हो जाएगा, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी जब घर टूटेगा। मतलब इंसान, देखिए, इंसानी हुकूक या बच्चों के हुकूक तो इस तरह से देखे जाते हैं कि ये बच्चा आज घर में है माँ बाप के साथ, कल ये सड़क पर होगा, तो वो तो इंसानी हुकूक और बच्चों के तो वो होना चाहिए, उस एंगल से देखना चाहिए, ना कि इस तरह से कि आपने उसका। ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात आप करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को नूह में जाना चाहिए, जहां इतने मकानात तोड़ दिए उन्होंने, बुलडोज कर दिए, और वहां पर जाने के बाद, या मथुरा में जाकर के जहां बहुत सा देखिए बुलडोज किया है उन्होंने, तो वहां पर जाकर के चाइल्ड राइट्स कमीशन पहुंचे वहां पर, और देखे कि भाई आपने बुलडोज कर दिया, ये बच्चे जो है सड़कों पे आ गए हैं, ये कहाँ जाएंगे। अगर बच्चे सड़कों पे आ गए हैं तो उनको ले जाए किसी कैंप में रखें, जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, वहां पर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, उनके ड्रेसेस जो उसके अंदर रह गए, जल गए, गिर गए, दब गए, उनके ड्रेसेस बनवाएं, नया इंतजाम करें, खाने पीने करें, चाइल्ड वेलफेयर का काम करें, ये उनका होना चाहिए। लेकिन वो उल्टे वहां पहुंच गए कि साहब
पले काटने के बैठ गए। तो ये कोई भी एजेंसी हो उसका जिस तरीके से घुमा के इस्तेमाल कर सकते हैं वो कर रहे हैं, वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। जब वो पानी छोड़वाने के मामले में कर सकते हैं, ये बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट में जिक्र किया था, हमारे दर्शकों को याद होगा, इजराइल फिलिस्तीन की बात हो रही थी, तो एक कमेंटेटर ने ये कहा कि जो जिनके घर उजड़ गए वो अपने हक हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसको आप जुल्म कह रहे हैं, और जिन्होंने उस पर कब्जा कर लिया उनको जुल्म नहीं कह रहे। तकरीबन बिल्कुल ऐसी हालत इसमें कि यहाँ घरों के फैमिलियां और बच्चे सब बेघर हो जाएं, वहां ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं हो रहे। अगर वो बच्चा प्ले कार्ड लेकर के बैठ गया तो पेरेंट्स ने उस बच्चे का मिसयूज किया है। ये देखिए, इस बेंट ऑफ माइंड के साथ सरकार का सिस्टम काम कर रहा है, तो आम लोगों की भलाई कैसे हो सकती है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा मुल्क के सियासी हालात पर। जी। अभी आपको क्या लगता है, ये जो नया जो अलायंस बना है, राहुल गांधी और बाकी सारी पार्टियां, तकरीबन सभी पार्टियां, अब उसमें बहुजन समाज पार्टी के आने की भी बातें कहीं ना कहीं हो रही हैं। और अभी 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली में एक ऐसे सेमिनार में था जहां वो वायलेंस फ्री इंडिया लॉन्च किया गया, तो वहां पर बीएसपी के कोषाध्यक्ष ने कहा कि हम भी आपके साथ हैं और हम भी जुल्म के खिलाफ हैं। इस किस्म की बातें हुई। आप यूपी की पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं, आपको क्या लगता है? काजी साहब, ऐसा है, बात यूपी की नहीं पूरे हिंदुस्तान की कीजिए। हाँ। पूरे हिंदुस्तान की बात आप करिए तो यहाँ पर अभी देखिए सारा जो ये काम हो रहा है और ये स्ट्रेटेजी बन रही है, जो भी कह लीजिए, तो ये 2024 के इलेक्शन को सामने रख करके हो रहा है मामला। आपने वो 1000 साल की बात भी प्राइम मिनिस्टर इजलास से करें और एक वो छोड़ दे सोचा, ये सब उसी सिलसिले की कड़ी है। समझा आपने, कोई एजेंडा इनके पास मुस्लिम नहीं है, तो वो अपनी जगह पर उसी को चलाते रहेंगे और चलाते जाएंगे। तो ये जो पूरे मुल्क के पैमाने की बात कीजिए, अभी इलेक्शन है सामने कई स्टेट्स में, तो वो तो उसके जिम्मन में बात आ रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो सारा रिहर्सल हो रहा है, कहना चाहिए, जैसा स्ट्रेटेजी बन रही है, जो सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये सब 2024 के इलेक्शन को, पार्लियामेंट्री इलेक्शन को सामने रख करके किए जा रहे हैं। तो लड़ाई जो है वो इंडिया वर्सेस एनडीए होगी। जो इससे हट करके रहेगा वो लड़ने को लड़े, पूरा अख्तियार उसको है। वो बीएसपी को या तो उधर जाना है या इधर आना है। अरे साहब, एक ताजा खबर एक और आई है उसमें कि अमित शाह जी कोशिश ये कर रहे हैं, बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी का अलायंस बन जाए किसी तरह से। ये बिल्कुल एक नई चीज तैयारी हो रही है, ताकि वहां कहीं वोटें बंटने का इंतजाम कुछ हो जाए। वो क्या है, वो कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ है? ये चलेगा। ये चलेगा और ये इनकी कोशिश बिल्कुल होगी। जाहिर चीज है, कोई भी पॉलिटिशियन उनकी जगह पर होगा तो इस तरह की कोशिश करेगा कि उनका असदुद्दीन ओवैसी का और मायावती का अगर अलायंस हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुछ भी आप कहें वो काफी हद तक बीजेपी को सीटों का फायदा हो सकता है। फायदा बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह के अलायंस वहां बन पाएगा। अल्टीमेटली द गुड सेंस विल प्रिवेल अपॉन। कुछ लोगों का ये अंदाज भी है, कुछ लोगों का अंदाज ये है कि सोनिया गांधी के और मायावती के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और सोनिया गांधी उसको, मेरा ख्याल ये है और कहना ये है कि असदुद्दीन साहब को वैसी जो है या एमआईएम कह लीजिए, उसके इंटरेस्ट में ये है कि वो खुद ऑफर दे और ऑफर दे करके, ताकि क्योंकि अब इसमें बहुत सी बातें हैं। अगर मान लीजिए ऑफर किधर से आता, इधर से जाता है, उधर से आता है, लेकिन एनडीए का ऑफर तो है, सॉरी इंडिया का ऑफर तो है कि भाई सब लोग इसके अंदर आके जुड़े। तो एमआईएम को खुद वेलकम करना चाहिए और उसको भी कहना चाहिए कि हम भी इस इंडिया से जुड़ेंगे। और ठीक है, उनका जो सिलसिला है उसमें अपने सीट शेयर करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह चुनाव लड़ करके आप वोटों को खराब करें, वो आपका पूरा अख्तियार है, आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह होगा, मुल्क के इंटरेस्ट में होगा, मुसलमानों के इंटरेस्ट में ये होगा कि वो
इस इंडिया के साथ आकर के अलायंस करें। और जो भी राय चीज है, ये मैं जरूर कहूंगा कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो इंडिया को भी जो MIM की हैसियत है, जो उसका मुकाम है, उसको देते हुए सीटें उनको उसी एतबार से देनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो शामिल होंगे तो उसमें खाली कांग्रेस नहीं है, उसमें खाली सिर्फ जो है JDU नहीं है, RJD नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जब वो सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो इनको भी पार्टियां ड्यू शेयर देंगी। और ड्यू शेयर जो है उसमें कोई तराजू नहीं है, केमिकल बैलेंस नहीं है, थोड़ा बड़ा आगे पीछे इनको बेहतर ही होगा। क्योंकि देखिए, मेन जो चीज है कालनी साहब, वो है कि बीजेपी कैसे आउट हो। Unless and until this government is out, nothing is going to happen. तो इसको ओवरथ्रो करना, भगाना जो है वो जरूरी है। उसके लिए उसको सामने रख करके MIM को, बिल्कुल मेरी जाती राय है और खुली हुई मेरी राय है, वाज़ेह राय है कि इनको इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। इंडिया अगर उनको न लेने की बात करता है तो हम इंडिया से कहेंगे क्या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब हम इंडिया, या इंडिया उससे कहे कि साहब ये एक सीट पे आप लड़ते हैं, आपकी 2 सीट, एक औरंगाबाद में, वहां 2 सीट ले लीजिए। क्यों 2 सीट ले भाई? उनको भी 2, 4, 5, 10 जो उनका बनता है, जहां पर वो लड़े हैं या लड़ सकते हैं, उनको भी उस एतबार से। नहीं, इस बार तो राहुल गांधी के एक्टिव होने के बाद कांग्रेस की तरफ से ये इशारे तो काफी हद तक नजर आ रहे हैं कि जो उन्होंने पहले गलती की है अकेले चलने वाली, अब उस गलती पे तो नहीं चल रहे वो, और अब वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात का जो आपने बात कही, इसके नतीजे में एक बात जो बिल्कुल साथ साथ कही जा सकती है, वो ये कि जब इंडिया नाम का जो ये कोalition तैयार हुआ है, अलायंस तैयार हुआ है, वो इनका पूरा फोकस है बीजेपी मोदी सरकार को हटाने की। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी उस कोalition में, उस अलायंस में नहीं आते हैं तो फिर उनके बीजेपी का एजेंट या बीजेपी के बी टीम होना और मजबूती से साबित हो जाएगा। उनका अमल जो है इस बात को साबित करेगा कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने नहीं, अब से पहले वो गुजरात में और यूपी में साबित करते हैं, बिहार में। As far as BSP is concerned, BSP तो बहुत मुद्दा खेल रही है आपने, तो वो अंदर खाने कुछ भी, ये बिल्कुल अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी सियासत में बनती है आपने। तो ये बिल्कुल जो आपने कहा बिल्कुल मुमकिनात में से है, बल्कि इसमें आपकी बात में मुस्बत एक पहलू नजर आ रहा है कि उनकी कोशिश जो होगी कि साहब हम तो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं, हमारी अपनी, वो कहा हरिजनों से कि हमारी अपनी आंटी होनी चाहिए, ये कहे मुसलमानों से हमारी अपनी आंटी होनी चाहिए, और एक नारा हमारी सरकार होनी चाहिए, एक नारा है कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद होना चाहिए। तो इस सब का नारा देकर के कहा कि अभी जो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में उलट देंगे, पलट देंगे, ये बात तो ये सब बेकार की बातें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अगर इन लोगों का, जो अभी आपने कहा, अगर ऐसा कुछ अलायंस BSP का और MIM का बनता है या बन जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया को काफी नुकसान पहुंचाएंगे और बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाएंगे। और ये सब जो है अंदर खाने एक बीजेपी की ही डोर होगी जिससे हिलेंगे। समझा आपने? ये बात बहुत ही अहम है। देखिए कुछ नौजवान जज्बाती मुसलमानों में खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले बहुत हैं। मैं बहुत ही जितना मैं समझता हूं उतना बोलता जरूर हूं। बिल्कुल जैसे मैं इंटरनेशनल अफेयर्स को, चीजों को देखता हूं, जिस तरह से महमूद अब्बास, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लोग इजराइल और अमेरिका के लिए काम करते हैं, खुद फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उनके हाथ पहुंचाते हैं। तकरीबन ऐसा ही जज्बाती एक अरोमा बना करके असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो उनको भी इसी तरह से इस्तेमाल। असल में काजी साहब, मैं देखा तो और भी आप क्या कह चुका हूँ, लेकिन बहुत ही रिलेवेंट है आपके सवाल में। ये अल्लामा इकबाल की 4 लाइनें कि इस खेल में तय्युन मरातिब है जरूरी, शातिर के नायत से तू फर्जी, मैं प्यादा, और बेचारा प्यादा तो एक मोहरे नाचीद, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर के इरादा, सियासत इसका नाम है। तो ये बहुत दूर के खेल होते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं हो, ऐसा भी होता है कि मैं बिल्कुल बीजेपी के हाथों में नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मैं
मेरी अप्रोच का फायदा उठा करके दूसरे ऐसा अमल करते हैं और मेरे साथ ऐसा वो मुझसे करवाते हैं अमल कि मैं बीजेपी के हाथों में खेल जाऊं। अरे सर मैं एक बात कहता हूं, देखिए मैं मान लीजिए नहीं, मेरा मतलब कहने का ये था कि मैं मान लीजिए किसी की नियत पे चुबा नहीं करता, लेकिन मैं तो अमल की बात करता हूं ना। अमल बिल्कुल बीजेपी के एजेंट होने की बात करेगा कि नहीं। मैं अब मैं इसको थोड़ा सा और शार्पन करता हूं। जी देखिए, कभी कभी मैं अपने कुछ दोस्त हैं, सुन्नी शिया, और ये जो बहस होती है तो मैं कभी कभी कहता हूं देखो 1400 साल पुराने कुछ वाकयात हैं, उस पे आप भी कुछ बात कह सकते हैं, हम भी कुछ कह सकते हैं, बहस की गुंजाइश है। यहाँ तो 2002 और उसके अलावा कितने मौके ऐसे हम देख चुके कि बीजेपी वाले, आरएसएस वालों ने मुसलमानों का कत्ल किया है, और ऐसा कत्ल किया और आज भी कत्ल कर रहे हैं। उन कातिलों के साथ बैठने वाला इंसान, या उन कातिलों के हाथ में हुकूमत देने वाला इंसान, या उन कातिलों के साथ बैठ करके कंफर्टेबल महसूस करने वाला इंसान, वो किसी भी मसलक का हो, वो क्या अपने ही बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपनी औरतों के साथ क्या इंसाफ कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर बीजेपी को मदद कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, अगर ये साबित होता है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो ये उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो कातिलों के साथ बैठने वाले होते हैं। और इस्लाम के कानून को छोड़ दीजिए, इंसानियत का कानून ये है कि जो जालिम के साथ है वो जालिम है, जो मजलूम के साथ है वो मजलूम है। तो ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट की तरह से हो सकता है। बिल्कुल सही आपने बात कही। नहीं, वो तो अमल से बात साबित होती है ना कि अमल क्या आपका है, बिल्कुल, और अमल आपका क्या कर रहा है। अभी देखिए बहुत सी चीजें असल में सवालात उठते हैं ना कि इनके खिलाफ तो नोटिस, उनके खिलाफ ईडी, उनके खिलाफ आईटी, उनके खिलाफ फला, यहाँ ना कोई ईडी है, ना आईडी है, ना फला। एक आध जाती मुकदमात एक आध बनारस वगैरह में हो गए हैं, वो किसी ने डालवा दिया है, उससे सम्मान इश्यू हो गया। मेरा कहना ये है, नहीं इसमें दो चीजें, मैं इस बात को पूरी कर दूं। आपने कहा कोई ईडी नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना खुल करके बोलता है। और अगर आप टेक्निकल डिटेल निकालेंगे तो जिसको हम आप सब गोदी मीडिया कहते हैं, वहां मोदी जी के, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है, मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा टाइम जिस आदमी को मिलता है वो असदुद्दीन ओवैसी है। तो वो उनको उस गोदी मीडिया का सपोर्ट, उधर से ये सपोर्ट, और काम ये पूरी तो साबित नहीं, वो पूरी तरह उनको सपोर्ट है, इसलिए भी सपोर्ट है कि वो चीजें उनको सूट करती हैं। जी, अच्छा, अब मैं एक बात कहता हूं कि मान लीजिए भाई कोई नकली भी खिलाड़ी सामने चाहिए ताकि नफरत बढ़ सके ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो चाहे बोल दे, और बोल रहे हैं तो वो एक ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आदमी कहेगा साहब बोल रहे हैं खुल करके, तो ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि उनको पूरा सपोर्ट गोदी मीडिया दे रहा है। जैसे कोई क्या गोदी नहीं, अब एक सवाल और है, नहीं एक सवाल और है, क्या गोदी मीडिया बगैर बीजेपी या आरएसएस के इशारे पर किसी एक आदमी को इतनी कवरेज दे सकता है? नहीं, मैं आप वाली ही बात कह रहा हूं कि सवाल ये पैदा होता है कि ही इज नॉट द ओनली लीडर इन इंडिया वो इज फाइटिंग फॉर द मुस्लिम काज। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लीडर्स हैं जो लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, उनकी बोली हुई बातें, उनकी कही हुई बातें, वो क्यों नहीं टीवी पर इतना हाईलाइट हो रही है? वो क्यों नहीं टीवी पर इतने हाईलाइट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं कि टीवी पर इतना क्यों दिखाए जा रहे हैं? तो ये तो सवाल उठते हैं ना साहब, बट नेचुरल कि उठेंगे। तो ये सब चीजें उसके अंदर। और देखिए अकल का इस्तेमाल अगर जवानी में ही ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जो जज्बाती जवान है उनको अगर उसी वक्त अभी लॉजिकल तरीके से किसी फैसले तक पहुंच जाए, सही फैसले तक, तो उनकी बाकी जिंदगी बेहतर गुजरेगी, नहीं तो मुनाफिकों के बीच में फंसे रहेंगे। मेरी तो जाती राय है, और बहुत ही मैं इसमें क्लियर राय में मेरी अपनी है कि AMIM को अगर वो नेक नियत हैं, नेक नियत तो अल्लाह नियत जानता है, लेकिन मैं अगर तो उन्हें अमल से साबित अगर लगा के बात कर रहा हूँ तो उनको इंडिया के साथ जुड़ करके इलेक्शन में काम करना चाहिए 2024 के, और 2024 का इलेक्शन इंडिया के साथ मिलकर के लड़ना चाहिए। इंडिया की तरफ से कोई गड़बड़ी होगी तो मैं आप किसी उसमें मुझे अगर बुलाएंगे तो मैं कहूंगा कि इंडिया गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर इंडिया की जाती है। बिल्कुल। लेकिन इनको इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए। ये सीधी बात है, अमल से साबित करें कि वो क्या है। एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा, जब चूंकि इंडिया और NDA और इलेक्शन की बात आई है कानून साहब, कि इंडिया के बनने के बाद से ये बात सही है
कि बीजेपी खेमा है, हाँ। सरकार जो है उसके यहाँ बड़ी खलबली है और बड़ी परेशानी है। और राहुल गांधी की पदयात्रा और राहुल गांधी के पदयात्रा के बाद उनकी जिस तरीके से उनकी मेंबरशिप गई है, कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और जिस तरीके से उनकी मेंबरशिप बहाल वगैरह हुई, वो सब एक सीक्वेंस है। एक दूसरे जिस तरीके से अलायंस वगैरह बना, इंडिया बना, वो अपनी जगह पर बिल्कुल एक मुस्तहकम मुसीबत बात चल रही है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से, कहना चाहिए जरिए से, कि इंडिया को, इंडिया में जितने कांस्टिट्यूएंट में सबकी बात करता हूँ, जब वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म को मजबूती उस पर अमल करना होगा। और ये देखना पड़ेगा कि, और ये सोचना पड़ेगा कि जब तक वो हिंदुत्व के खिलाफ मजबूती के साथ नहीं खड़े होंगी तब तक मामला बनेगा नहीं। मैंने बार बार ये बात कही है कि हिंदुत्व का फायदा जितना भी मिलना है, सॉफ्ट हो हार्ड हो, वो फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसलिए इनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी चाहिए, यानी इंडिया के लोग अपने आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहिए, आइन के निफाज की बात करना चाहिए, उसमें सेकुलरिज्म का लफ्ज लिखा हुआ है उसकी बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क की जो रूह है उसमें सेकुलरिज्म की सरायत उसके बहुत ही मजबूती से है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए इनको उस स्लोगन को लेकर के हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना होगा। ये मोदी की बात तो करते हैं, ये बीजेपी की बात तो करते हैं, ये अपने आप को खुद कहीं ना कहीं मैं देख लेता हूँ कि सॉफ्ट हिंदुत्व के उसमें आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इधर से सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कांग्रेस है, हेडेड बाई एनडीए, सॉरी इंडिया इज हेडेड बाई कांग्रेस, सीधी सीधी बात सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन अब कमलनाथ वहां पर क्या करते रहते हैं, जब कमलनाथ उस ब्रह्मचारी के पास जाएंगे और उसके मंदिर में, देखिए आप जाएं, मतलब मंदिर में, मतलब आप जाएं पूजा करें, ठीक है, कोई मुसलमान मस्जिद में जाए पूजा करे, ठीक है, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने जो वहां जाकर के बैठ गए जमीन में, और वो बैठा हुआ है कुर्सी पर, मतलब अपने आसन पर कहना चाहिए, और वो वहां उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी पहली बार, अभी दोबारा कुछ दिन पहले वहां उन्होंने बाकायदा उसका प्रोग्राम करवाने में मदद की, बल्कि करवाया पूरी तरह से कहना चाहिए। तो वो जो है चीज, उससे बड़ा गलत मैसेज जाता है। जो शख्स हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है और सुभाष चंद्र बोस के नारे को ट्विस्ट करके कहता है, उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, ये कहता तुम मुझे मेरा सहयोग करो, मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनवा करके दूंगा। सपोर्ट का मतलब हो गया कि मोदी को सपोर्ट करो, 2000 में मोदी की सरकार ले आओ। तो जब आप उस शख्स को इस तरह से अहमियत देंगे, उसका प्रोग्राम करवाएंगे, उसके यहाँ जाके जमीन में बैठेंगे, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात खुल्ला न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में जाकर के भी बात करता है, लंदन में जाकर उसने ही सब तमाशा किया और बातें कही, तो उसको इस तरह से जब अहमियत देंगे तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज जाता है। उससे आपने जैसे कर्नाटक में क्लैरिटी, ये सॉफ्ट नहीं, ये तो जैसे कर्नाटक ये सॉफ्ट नहीं, तो खुला हुआ हिंदुत्व की बात है। तो जब वो रहेंगे आपके यहाँ तो उसका का मैसेज क्या जाएगा, इस पे कंट्रोल करना होगा, इसको देखना होगा। और ये तमाम पार्टियां जो उसके अंदर इंडिया के अंदर हैं, वो क्योंकि सब सेकुलरिज्म की बात करते हैं हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सेकुलरिज्म की बात तो सभी करते हैं, बिल्कुल वो अलग मसला है, लेकिन उसे मजबूती से करने की जरूरत है। उसको इंडिया को तो उसको बड़ी मजबूती से उस पर खड़े होने की जरूरत है, और सॉफ्ट हिंदुत्व का शायबा भी नजर नहीं आना चाहिए। इस हिंदुत्व के खिलाफ उसको खुल करके लड़ना होगा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ZK फैजान साहब। सोशल मीडिया पर एक लिमिट होती है वक्त की, इसलिए हम और बात आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।